बिहार में कोई भी मामला अटक जाता है। पंचायत चुनाव को ही ले लीजिए, पंचायत चुनाव में अब देरी हो रही है, अनावश्यक विलंब हो रही है, मामला न्यायालय में चला गया है, फिर भी वो लोग जो हैं, जो प्रतिनिधि है, जिनको उम्मीदवार बनना है, वह तैयारी शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे व्यूवर्स का कमेंट भी आता है कि आखिर कागजात क्या चाहिए, प्रस्तावक कैसे बन सकते हैं, वोटर आधार में नाम में अंतर है। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि क्या नई खबर है, नया अपडेट क्या है, और बिहार में चुनाव कब तक होंगे और उसके जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कहां तक आगे बढ़ी है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र के इस एपिसोड में अपने व्यूअर्स को हम बताना चाहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा होने में इतना विलंब क्यों हो रहा है, जबकि मंत्री कैबिनेट द्वारा ईवीएम खरीद के लिए 122 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है, फिर भी ईवीएम की खरीदारी क्यों नहीं हो रही है। तो मामला यह है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में ठन गया है। राज्य निर्वाचन ईवीएम खरीदना चाहता है, जिसके लिए वह केंद्रीय निर्वाचन आयोग से एनओसी की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग एनओसी नहीं दे रहा है। इस मामले को लेकर ये राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी चला गया, उच्च न्यायालय में चल गया है। मामला अब वहीं पर पेंडिंग है, उच्च न्यायालय से न फैसला आ रहा है, न चुनाव की तिथि की घोषणा हो रही है। फिर भी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि बिहार में चुनाव ईवीएम से ही होंगे और जून तक चुनाव पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे डेडलाइन 2 जून था, लेकिन अगर जैसे जैसे लेट हो रहा है, चुनाव की घोषणा होने में, लेट तिथियों की घोषणा होने में विलंब हो रहा है, तो इसकी जो तय सीमा है उसे समाप्त नहीं होगी, या फिर प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय मिलेगा। तो खैर, हम ये सब तो चर्चा कर ही ली है, जो भी चर्चा में है, अखबारों में, टीवी में, पोर्टल पे इसकी चर्चा हो रही है। जो केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग में जो मामला चल रहा है, पंचायती राज विभाग से जो मामला चल रहा है, इसकी चर्चा हो रही है, तो उसे मैं अपने व्यूअर्स को अपडेट कर दे रहा हूं। अब आज हम आए हैं एक खास बात बताने। अभ्यर्थी जिनको बनना है, जिनको उम्मीदवार बनना है किसी भी पद से, तो उनको प्रस्तावक की भी आवश्यकता है। तो प्रस्ताव बहुत सारा होता है कि उम्मीदवार बहुत सही तरीके से अपना प्रपत्र भर लिए, आवेदन जमा कर दिए, लेकिन वो प्रस्तावक के चलते उनका उम्मीदवारी रद्द हो जाता है। हालांकि इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है अपने पदाधिकारियों को कि किसी भी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित नहीं करना है। अगर वोटर लिस्ट में, आधार कार्ड में चाहे मिसप्रिंट हो, नाम गलत हो, फोटो अलग हो, तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों को नजरअंदाज करने का निर्देश दिया गया है। हम बारी बारी से प्रस्तावक और उम्मीदवार पर चर्चा कर रहे हैं कि कहां क्या क्या छूट मिला है उम्मीदवारों को, अब प्रस्तावक बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको जानकारी पूरी हुई कि नहीं हुई और क्या जानकारी चाहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पूरी जानकारी, मुकम्मल जानकारी आपको दूं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो नया अपडेट है कि प्रस्तावक बनने के लिए तो क्या कौन नहीं बन सकते हैं प्रस्तावक, कौन बन सकते हैं, मैं बता दिया हूं कौन कौन नहीं बन सकते हैं प्रस्तावक। इस पे चर्चा कर लेते हैं। सरकारी पद पर रहने वाला नहीं बनेगा प्रस्तावक। ऐसे व्यक्ति जो सरकारी पद पे हैं वो प्रस्तावक नहीं बनेंगे। पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, मानदेय पकारत, दलपति व होमगार्ड भी इसमें शामिल हैं। अब हम इस पे चर्चा और कर लेते हैं कि जारी गाइडलाइन के तहत केंद्र या राज्य में किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त, राज्य या केंद्र सरकार से किसी भी सरकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त किसी संस्था के आप कर्मचारी हैं तो चुनाव नहीं लड़िएगा। इसको इस तरह से समझिए
कि राज्य में वित्त रहित बहुत सारे कॉलेज हैं, अगर उस कॉलेज में अनुदान मिलता है, अनुदान की राशि आप लेते हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे चुनाव लड़ने की बात, तो चुनाव तो लड़ ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं, किसी भी उम्मीदवार का प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं। शैक्षिक अग्र शैक्षिक संस्थाओं से कार्यरत प्रस्थापित पत्र नियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी के साथ आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान व विशेष शिक्षा केंद्रों पर मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक पर भी प्रस्तावक नहीं बनेंगे। पंचायत में शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, मानदेय पर कार्यरत दलपति, होमगार्ड शामिल है। इसके अलावा जो सरकारी वकील हैं, लोक अभियोजन पक्ष पीपी, ये भी प्रस्तावक नहीं बनेंगे। अगर ऐसे किसी भी कर्मचारी को आप प्रस्तावक बनाएंगे तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। और पहले बता चुके हैं कि प्रस्तावक के भी घर में शौचालय होना चाहिए। नई जानकारी आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके घर में तो शौचालय होनी चाहिए, प्रस्तावक के घर में शौचालय होनी चाहिए। आपको शपथ पत्र बना के देना होगा कि मेरे घर में शौचालय है। सब प्रस्तावक को भी शपथ पत्र देना होगा कि उनके घर में शौचालय है। और इस बार थोड़ी सी इसमें कड़ाई की गई है, चुनाव के अधिकारी जो कर्मचारी जो हैं तो जांच करेंगे कि इनके घर में सही में जो शौचालय है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही दे दिया है। अब इसमें विशेष अपडेट नहीं है, अपडेट हम देती है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग से जो अभी प्राप्त है, जो कागजात प्राप्त हुआ है, जो नियमावली प्राप्त हुए है, वो मेरे हाथ में है, उसकी हम चर्चा कर लेना चाहते हैं। हम लोग उम्मीदवारों के लिए क्या क्या कागजात चाहिए इस पे चर्चा कर लिए थे पिछले वीडियो में। हालांकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि एक बार फिर से उसको डाला जाए। मैं एक बार फिर से डालूंगा, लेकिन रिव्यूज करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, और एक मैं पंचायती राज पदाधिकारी से जो चुनाव में लगे रहते हैं उनसे मैं समय लिया। जैसे ही उनसे समय पूरा मिल जाता है, पूरी जानकारी मैं खुद लेना चाहता हूं और ऑथेंटिक जानकारी, वही जानकारी मैं देना चाहता हूं। अभी तक मैं भी जो भी जानकारी दे रहा हूं, राज्य निर्वाचन आयोग का जो नियमावली है, उस नियमावली के तहत ही मैं जानकारी दे रहा हूं। अब बहुत सारे लोग व्यूअर्स पूछते हैं कि चुनाव कब होगा, क्या होगा। नहीं तो बहुत सारे चैनल अपने थंबनेल पर बैनर लगा देते हैं कि 2 मिनट पहले चुनाव की हो गई तारीख की घोषणा, इस फलाने तारीख को होगा चुनाव। तो ऐसा काम मैं नहीं करता हूं। जो भी हमारा आपका रिश्ता सच्चाई का होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए, इसलिए मैं ऑथेंटिक जानकारी ही दूंगा। खैर, हम बात करते हैं आज कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना, नाम निर्देशन पत्र मत कहिए कि नामांकन दाखिल करना, और ये कहां जमा होगा और किन किन क्या छूट मिला है, उम्मीदवारों को क्या छूट मिला है कि गलत होने पर भी उनका जो है नामांकन रद्द नहीं होगा। उस छूट के बारे में हम बता देना चाहते हैं। बहुत सारे इससे संबंधित सवाल आते हैं। तो स्थान तो समझ गए, आपको पहले भी पता ही होगा कि जिला परिषद का अनुमंडल कार्यालय में होगा और बाकी सभी लोगों का प्रखंड कार्यालय में नामांकन होगा। देखिए, बिहार पंचायत नियमावली 2006 के नियम 38(2) और 39(1) के आलोक में अभ्यर्थियों द्वारा प्रपत्र 6 में नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाएंगे। प्रपत्र 6 में नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाएंगे। अब प्रपत्र 6 के साथ अनुसूची 3, अनुसूची 1, 2 और अनुसूची 3 क और 3 ख सहित संलग्न किया जाएगा। अब अनुसूचित 1 क्या है, अनुसूचित 2 क्या है, ये भी हम बता देना चाहते हैं। अनुसूचित 1 में यह है कि आपका वोटर लिस्ट पे नाम कहाँ है। अनुसूची 2 में हो गया अभ्यर्थी और प्रस्तावक का शपथ पत्र आपको देना है। अनुसूची 3 क, अनुसूची 3 ख संलग्न किया जाएगा। शपथ पत्र में जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि धारा 136 के उपबंधों की पूरी जानकारी उन्हें है और उन्हें उक्त धारा के अधीन अयोग्य नहीं है, फिर दाखिल कर रहे हैं। आपको खुद बताना होगा
कि धारा 136 को उपबंधों की पूरी जानकारी है। धारा 136 के बारे में एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। जो आपको नामांकन पत्र में यह शपथ पत्र देना होगा कि आपको धारा 136 के सारे उपबंधों की मुझे जानकारी है। अब अनुसूची 1 की बात करते हैं। शपथ पत्र जिसमें उल्लेख रहेगा कि उपबंधों की जानकारी उन्हें धारा योग्य नहीं होता और नहीं। अब बात करते हैं नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं निर्वाचित पदाधिकारी सहायक निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका नामांकन कोई दूसरा चाहे वकील के माध्यम से नहीं, आपको स्वयं उपस्थित होकर देना है। आपको निर्वाचित पदाधिकारी के पास अपना नामांकन भरना है। किसी भी हालत में डाक या प्रस्ताव या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप ये समझ गए कि आपको हर हाल में फिजिकली रूप से उपस्थित होकर देना है। डाक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आप नाम निर्देशन पत्र दाखिल कीजिएगा तो आपका नामांकन नहीं होगा। और एक बात और है कि निर्वाचित पदाधिकारी और सहायक निर्वाचित पदाधिकारी ही के समक्ष ही आपको जमा करना है, नामांकन देना है। कोई दूसरा और कर्मचारी, किसी भी प्रकार का कर्मचारी के समक्ष आपको नामांकन पत्र नहीं देना है। किसी पद के विशेष के लिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं हो सकता है। पहले ही बता चुके हैं कि प्रस्तावक बनने के लिए आपको सिर्फ एक व्यक्ति का ही प्रस्तावक बन सकते हैं। आप चुनाव 2-3 जगह से लड़ सकते हैं, लेकिन प्रस्तावक सिर्फ एक व्यक्ति का बन सकता है। लेकिन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों आप सावधान हो जाइएगा। अगर आपका प्रस्तावक पर भरोसा नहीं हो तो आप उसे प्रस्तावक नहीं बनाइएगा और ज्यादा प्रयास कीजिएगा यह कि प्रस्तावक आपका बहुत नजदीकी मित्र हो या घर के सदस्य हो। अच्छा, एक चीज और है, जो खुद उम्मीदवार बनेंगे, जो उम्मीदवार रहेंगे, वो किसी दूसरे का प्रस्तावक नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि हम बाद में चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया जी के प्रस्तावक हो गए तो दोनों का रद्द हो जाएगा। तो प्रस्तावक बनाने में ये ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के विशेष अभ्यर्थी प्रस्तावक स्वयं उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकेंगे। वही बात है, उस निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी नहीं रह सकते हैं। वापस अच्छा, किसी प्रस्तावक द्वारा नाम निर्देशन पत्र में हस्ताक्षर करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। प्रस्तावक अगर किसी के नामांकन पत्र जो कागजात है जिसको नाम निर्देशन पत्र कहते हैं उस पर अगर हस्ताक्षर कर दिया तो नाम वापस नहीं ले सकता है। उम्मीदवार नाम वापस ले सकता है लेकिन प्रस्तावक नाम वापस नहीं ले सकता है। हम समझते हैं कि यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, इसलिए हम इसको यहीं पर रोकना चाहते हैं और दूसरे वीडियो में नाम निर्देशन पत्र की प्रारंभिक जांच पर चर्चा कर लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा। जांच के बारे में खैर हल्की चर्चा कर लेते हैं कि उसमें क्या छूट दिया गया है। तो पहले चेक कर लेना है कैसे सभी कॉलम भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए हैं, और दूसरी चीज और है कि क्या छूट है, कहां पर गलती रहने के बाद भी अधिकारी नजरअंदाज करेंगे, उन सब बातों को बताएंगे। आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, देखते रहिए ठोक तंत्र। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।